हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन 60 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 8 जनवरी का, 8 जनवरी 2022 का। तो इसमें आपको सोशल साइंस का सॉल्यूशन विद पैडागोजी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और योद्धा प्रमुखों ने धन शक्ति प्राप्त की और खुद को इस प्रकार घोषित किया। यानी कि क्या घोषित किया, क्या एक तरह से अपने लिए कोई एक नाम जो है उन्होंने रखा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन महासामंत। तो जो भी मतलब धन शक्ति प्राप्त करते थे, एक तरह से उनके पास पावर आ जाती थी, तो अपने आप को महासामंत ये घोषित कर देते थे 7वीं शताब्दी में जमींदार और योद्धा प्रमुख जो होते थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा अशोक पर ABC कथन पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि यहाँ पर हो जाएगा A और B जो है वो गलत है और C जो है वो सही है कि अशोक एकमात्र राजा था जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय छोड़ दी थी। क्योंकि कलिंग पर जब उसने विजय प्राप्त करी थी तो उसके बाद उसने मतलब युद्ध ना करने का फैसला ले लिया था, कितना इतना नरसंहार हुआ था, तो ये फैसला उसने किया था। बाकी A और B यहाँ पर गलत है कि अशोक के शिलालेख पाली में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख जो थे ना वो प्राकृत में लिखे गए, प्राकृत भाषा में, और लिपि थी ब्राह्मी। अशोक जो था सबसे प्रसिद्ध मगध शासक था, ये गलत है। यहाँ पर आएगा अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। तो यहाँ पर C स्टेटमेंट सिर्फ हो जाएगा करेक्ट। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा नगर गुजरात में स्थित हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा और लोथल। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर के उपदेश 1500 साल पहले वल्लभी नामक स्थान पर लिखे गए थे। आप कक्षा में खोंड और आपतनी नागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नागो मतलब नागा जो जनजाति होती है। तो आपको वह माध्यम चुनना है जिसमें छात्र उन राज्यों को बनाएंगे जहां से ये जनजातियां आती हैं। तो ये जनजातियां आती हैं कहां पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो जनजातियां हैं ये इन राज्यों में मिलती हैं, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में। 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय रेशम की मांग पर A, B और C कथनों पर विचार करें। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A और B सही है। यूरोपीय बाजारों में भारतीय रेशम की मांग थी और भारतीय रेशम की उत्तम गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व दिया गया और भारत के निर्यात में वृद्धि हुई। तो ये यहाँ पर A और B सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजर्शन और रीजन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, दोनों ही सही है। 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी के अधिकारियों ने कृषि सुधार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की और रीजन दिया कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में सुनिश्चित नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं और रीजन भी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 ईश्वरचंद विद्यासागर और वीर सलिंगम पंतुलु। तो इन दोनों ने विधवा पुनर्विवाह को एक तरह से बढ़ावा दिया था। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्य शोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ज्योतिराव फुले। औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेद से मुक्त कराने का प्रयास किया। ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के बारे में अजर्शन और रीजन पढ़ें, सही विकल्प चुनें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 A सही है, R गलत है। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के नरमपंथी चाहते थे कि सिविल सेवा परीक्षाएं भारत और ब्रिटेन दोनों में आयोजित किए जाएं, क्योंकि भारत से बाहर ये परीक्षाएं होती थी, जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती थी, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता था लोगों को एग्जाम देने के लिए। तो नरमपंथी चाहते थे, मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे कि भाई भारत में भी ये वाले जो एग्जाम्स हैं वो कराए जाएं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना।
तो रीजन जो दिया है कि वे चाहते थे कि ब्रिटिश प्रशासन में कुछ सामाजिक समूहों के लोगों को अवसर दिया जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रोलेट सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही था? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बी, सी और डी। ए को छोड़ करके सारे स्टेटमेंट सही हैं कि उनकी भागीदारी में हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट थे और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के हनन का विरोध करना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड को त्याग दिया। तो ये यहाँ पर बी, सी और डी सही हो जाएंगे। असर्शन और रीजन दिया गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, दोनों ही सही हैं। रीजन सही दिया गया है, भारी उद्योग पर अधिक जोर और अर्थव्यवस्था के सरकारी विनियमन ने स्वतंत्र भारत के पहले कुछ दशकों की आर्थिक नीतियों को निर्देशित किया और लोगों के एक बड़े हिस्से को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और एक आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार का निर्माण नए भारत के उद्देश्य थे। तो यहाँ पर असर्शन भी सही दिया गया है और रीजन भी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले और मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी सी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। भारत के लिए किस देशांतर को मानक यामोत्तर के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है 82.5 डिग्री ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋतुओं के परिवर्तन की सही व्याख्या करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ओनली बी। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो कर्क रेखा के क्षेत्रों में गर्मी प्राप्त होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सीधी सूरज की गर्मी पड़ती है और सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं और ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता है। तो हमारे भारत में भी जब गर्मी पड़ती है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति के कारण नहीं, बल्कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए पहला गलत है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो इससे 45 डिग्री पश्चिम में कितना समय होगा? तो मैंने आपको बताया था जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम को माइनस करते हैं और जब पूर्व की ओर जाते हैं तो टाइम को प्लस करते हैं। तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं तो 45 डिग्री में हो जाएगा टाइम सुबह के 11 बजे, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे होता है टाइम 45 डिग्री का, क्योंकि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर और 45 डिग्री मतलब 3 आवर्स। तो इसी वजह से 3 आवर्स को हम माइनस कर देंगे दोपहर के 2 बजे में से, तो 11 बज जाएंगे सुबह के। वनस्पति के लिए ABC पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तीनों सही हैं। घास के मैदान मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं और शुष्क क्षेत्र में झाड़ियाँ उगती हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। तीनों ही यहाँ पर सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए इज ट्रू। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को धारण करता है, तो ये बात सही है। और वायुमंडल में केवल कुछ गैसें हैं, तो बहुत सारी गैसें हैं, कुछ गैसें ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बी गलत है और सी भी गलत है। बायोस्फीयर पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल भूमि और वायु एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर भूमि मिलती है, वायु मिलती है और जल भी मिलता है, और एक तरह से संकीर्ण क्षेत्र नहीं है, ये काफ़ी ब्रॉड जोन होता है। तो यहाँ पर ए इज ट्रू। ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो इसी वजह से वहां पर बर्फ से ढके रहते हैं ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण की परतों की सही व्यवस्था है जिससे पृथ्वी पर लौटने वाला एक रॉकेट पृथ्वी पर उतरने से पहले गुजरेगा? यानी कि जो हमारी जो बाहरी लेयर है वहां से हमें पृथ्वी तक जो लेयर आती है, ऐसे क्रम लगाना है इसका। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक्सोस्फीयर सबसे बाहरी लेयर है। एक्सोस्फीयर से पहले आती है थर्मोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर बीच की है। मीजोस्फीयर को मैंने मिडल से याद करवाया था, एम यानी मिडल, तो बिल्कुल बीच की है ये। स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। पवन संबंधी कंथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी और सी सही है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हवा की दिशा को प्रभावित करता है और पृथ्वी की सतह के निकट वायु की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। पहली स्टेटमेंट दिया है कि वायु निम्न दाब से उच्च दाब क्षेत्र की ओर चलती है, ये उल्टा दिया है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी स्टेटमेंट्स हैं, सही ऑप्शन यहां पर होगा फर्स्ट, ओनली इज ट्रू। नदी घाटियों के पास मानव बस्तियां फली फूली और सभ्यताएं विकसित हुई, तो ये बात सही है।
और बसावट के लिए एक आदर्श स्थल का चयन करते समय प्राकृतिक परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती, ये बात गलत है भाई। नेचुरल कंडीशंस ही तो मायने रखती हैं, जैसे पानी होना चाहिए, वहाँ की हवा सही होनी चाहिए, मतलब पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैसे तो हवा को तो बाद में देखते हैं, पहले तो वहाँ पर मतलब जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। खाने के लिए वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, या फिर खाने के लिए क्या मतलब मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए जिससे हम खेती कर सकें। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो नेचुरल जो कंडीशंस हैं वो मायने रखती हैं। नगरों में बिखरी हुई बस्तियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी गलत है। बिखरी हुई से मतलब है जैसे कि पहाड़ों में होती हैं दूर दूर, तो वैसी नहीं होती है नगरों में। नगरों में पास पास बस्तियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज के उदाहरण हैं, सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर सारे ही खनिज के ऑप्शंस हैं, ग्रेफाइट भी खनिज है, सॉल्ट भी, चूना पत्थर भी और मीका भी। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सी और डी। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, और ये जो है उष्णकटिबंधीय देशों के लिए भी उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा का जो प्रेशर होता है वो भी अच्छा खासा मिलता है, और इसके अलावा जो सौर ऊर्जा है वो भी अच्छी मिलती है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। रोपण कृषि के बारे में स्टेटमेंट दी गई है और सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ओनली बी इज ट्रू। प्रमुख रोपण कृषि क्षेत्र दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन फसलों को पानी की और गर्मी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर रोपण कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं इसके क्षेत्र। रोपण कृषि एक प्रकार की मिश्रित खेती है, तो ये गलत है। रोपण कृषि अलग आती है और मिश्रित खेती अलग है, दोनों ही कमर्शियल फार्मिंग के ही पार्ट हैं, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रहपूर्ण कथन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये धारणा बना ली है भाई कि यहाँ के गांव के जो लोग होते हैं वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। भाई आज देखो आप, हर कोई बोल लेता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पूर्वाग्रह है, हमने प्रिजुडिस बना लिया है एक तरह से। तो ये एग्जाम्पल सबसे सही है इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विविधता की स्वीकृति दर्शाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए और सी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना, भाई इतनी सारी भाषाएं शामिल करी हुई हैं, तो विविधता की स्वीकृति ही तो है। और विभिन्न सामाजिक समूहों के बच्चों को एक स्कूल में प्रवेश देना बिना किसी भेदभाव के, तो ये भी विविधता की स्वीकृति ही है। ग्राम पंचायत किस निकाय के अधीन कार्य करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा के प्रति ये जवाबदेह होती है, तो इसी वजह से ये इसके अधीन कार्य करती है। भारत में खेतीहर मजदूरों और निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है। तो ये करते हैं राज्य सरकार और संघ सरकार। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो तो यही पारित करेंगे ना, तो यहाँ पर राज्य सरकार और संघ सरकार हो जाएगा। बाजार की पुटआउट प्रणाली की प्रमुख समस्या क्या है। पुटआउट इसको हिंदी में कहते हैं दादन व्यवस्था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बुनकरों को व्यापारियों द्वारा कम भुगतान किया जाता है, क्योंकि उन्हें बाजार की दरों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो इसलिए जो वो मेहनत करते हैं उसके बदले उनको बहुत कम पे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शहरी आजीविका के अधिक सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेडी पटरी वालों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को हटाना। भाई जब भी तो वो आजीविका चला पाएंगे, जब उन पर जो बैन लगाया हुआ है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो क्षेत्र विशेष जिससे वहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। ये क्या कहलाता है। ऑप्शन सेकंड सही होगा, बी और सी, वार्ड और निर्वाचन क्षेत्र। भाई वार्ड का पूरा जो एक छोटा सा क्षेत्र होगा उसमें से एक मेंबर को चुनेंगे, वो कहलाता है वार्ड। और निर्वाचन क्षेत्र भी कुछ ऐसा ही होता है कि निर्वाचन क्षेत्र जिस एक एरिया में हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे वो भी निर्वाचन क्षेत्र ही है। निर्वाचन क्षेत्र एक तरह से हम लेते हैं राज्य वगैरह के जो क्षेत्र बटे होते हैं, राज्य अलग अलग क्षेत्रों में बटे होते हैं। वार्ड हम कहते हैं छोटे से क्षेत्र को, जैसे कि शहरों में हम वार्ड में बांट देते हैं शहरों को, और गांवों को वार्ड में बांट देते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन वन, 16 वर्ष से कम आयु की कोई महिला और 18 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष विवाह नहीं कर सकता था। तो देखो यहाँ पर ना आपको एज ये थोड़ी सी कहीं कहीं 14 वर्ष भी मिलेगी,
आप अगर उस पर देखोगे गूगल वगैरह पर तो 14 वर्ष भी मिलेगी। वैसे एनसीईआरटी में 16 वर्ष दी गई है। जो भी ऑप्शन आए उसमें आप उसी हिसाब से आंसर करना। वाक्यांश का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इसका मतलब है कि संविधान लोगों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है और उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। मतलब आप देखो जो कितने जो कानून और नियम बनते हैं वो संविधान में ही तो बनते हैं और वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो बन गया एक बार वो बन गया, जो बनाया था संविधान निर्माताओं ने वही नहीं है, उसमें संशोधन भी होता रहता है। तो एक तरह से जीवित दस्तावेज होता है ये। भारतीय संविधान के किस भाग को अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में आपराधिक कानून से संबंधित है? क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, ओनली ए एंड बी। अपराध की विवेचना के बाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है, यानी कि जब अपराध होता है उसके बाद मुकदमा दायर होता है। और उसके बाद इसमें सही ऑप्शन और कौन सा है? पहले में मतलब ए और बी हो जाएगा। बी है आचरण या कृत्यों से संबंधित है जो कानून की नज़र में अपराध है, उसको हम रखते हैं क्रिमिनल लॉज में। तो यहाँ पर सी जो दिया गया है ये दिया गया आपका सिविल लॉ का, कि केवल प्रभावित पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जानी है। अब इसमें क्रिमिनल लॉ में क्राइम किसी ने देखा भी हो तो वो भी कर सकता है कंप्लेन। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रभावित पक्ष ही करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा सेकंड, बी, सी और डी। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। इसमें उन अपराधों की एक सूची है जिन्हें अपमान के तरीके के रूप में पहचाना जाता है, और इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची है कि भाई ये वाले जो अपराध हैं ये मतलब जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो ये वाले अपराध करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। और इसमें दलितों और आदिवासियों को बेदखल करने वाले कार्य को भी एक सूची है। तो एक तरह से लिस्ट बनाई गई है भाई ये जो काम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड लोगों से मतलब लोगों से रिलेटेड है ये एक्ट, और इसमें इसके खिलाफ प्रावधान किए गए हैं भाई आप अगर ये चीज़ करते हो तो आपको ये सज़ा मिलेगी। निम्नलिखित कथा पर विचार करें। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे और हम घर पर संथाली बोलते थे और हिंदी नहीं जानते थे, वक्ता के अधीन है। तो मतलब किस चीज़ का एक तरह से हम एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं कि अगर किसी को लैंग्वेज के तौर पर अलग थलग किया जा रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हास्यकरण हम इसे कहेंगे। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानक सरोकार हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी, समानता के मुद्दे और न्याय के मुद्दे। व्यक्तित्व के मुद्दे इसमें नहीं आते हैं, तो मतलब सोशल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं सारी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने की गुंजाइश प्रदान करती है? हो जाएगा 2nd ऑप्शन करेक्ट, तथ्यों और साक्ष्यों के माध्यम से किसी घटना की जांच करना। भाई जब हम किसी घटना की जांच करते हैं तो हम एक तरह से डिफरेंट वेज में सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, तो ये एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने विषय को प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित में से किस विषय को पढ़ाना आवश्यक है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पहला और दूसरा, लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको समझा पाएंगे कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं। जैसे कि भाई जो अंदर पृथ्वी के मैग्मा होता है ना वो मूवमेंट करता रहता है। अब जब देखो नहीं रुक पाता जब वो अंदर प्रेशर से, तो वो प्रेशर लगाता है जब तो बाहर निकलता है। वो जब ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी फटता है तो फिर लावा निकलता है, तो वो जो मैग्मा है जब वो बाहर निकलता है उसको कहते हैं लावा। और वो लावा जो है जब बाहर आ जाता है तो वो फिर सूख जाता है तो क्या बनता है? चट्टानें बनती हैं, वही कहलाती है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें। तो पृथ्वी का एक तो आंतरिक भाग आपको पढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने भी बताया मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर मूवमेंट करता रहता है, तो आंतरिक भाग यानी अंदर की चीज़ें जब हम समझाएंगे तभी तो आगे चीज़ें समझ में आएंगी। लावा बताना पड़ेगा, तो ये 2 टॉपिक समझाने पड़ेंगे, उसके बाद बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें आप पढ़ा सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को ग्रामीण क्षेत्र में जीवन के अनुभव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी? अब इसमें तो देखो भाई ग्रामीण क्षेत्र में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं के बारे में अगर हम बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि भाई पहला हो गया पास के एक खेत में जाना, क्योंकि खेती एक तरह से मुख्य व्यवसाय होती है गांव में, तो पास के खेत में जाना ये हो जाएगा। और यहाँ पर बी हो जाएगा किसी किसान या खेतिहर मजदूर को कक्षा में आमंत्रित करना।
भाई हम उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर खेती ही करते हैं ज़्यादातर लोग गाँव में, ऐसा नहीं है कि बस खेती ही करते हैं, और भी रोजगार में लगे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आजीविका होती है खेती के जरिए होती है गाँव में। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र की कृषि गतिविधियों वाला एक वीडियो दिखाएं। तो कृषि गतिविधियां अगर हम उनको सामने से दिखाएंगे, विजुअलाइज चीज़ें होंगी उनके सामने वीडियो से, तो वो सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही हो जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन में दिया कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री के विवरण की व्याख्या करें। अब हम किसी चीज़ की अगर व्याख्या करते हैं ना, तो व्याख्या से इतना समझ में नहीं आता, इतना लाइव एक्सपीरियंस से समझ में आता है, बाकी के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सुश्री मोनिका अपने छात्रों को प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उसे ऐसा करने में मदद करेगा। तो अगर प्रवास हम समझाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, सूडान में घटती जनसंख्या। हमने ये ज्योग्राफी में पढ़ा था कि भाई जो सूडान में जो लोग हैं ना, वो वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखो, इमिग्रेशन जो होता है ना, वो होता है अपने देश से बाहर निकल करके किसी दूसरे देश में बसना, तो ये इमिग्रेशन समझाना है हमें। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा सूडान से, क्योंकि जनसंख्या घटने का कारण क्या है, वहाँ से लोग दूसरे देशों को जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बेहतर रहेगा इमिग्रेशन समझाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन को विकसित करने और समझने में मदद करेगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। शहरी प्रशासन यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरों में जो प्रशासन वो कैसे चलता है। तो नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा छात्रों को सेमिनार में भाग लेने के लिए कहना, एक तो ये पहला हो जाएगा, और एक हो जाएगा थर्ड, छात्रों को मेयर कार्यालय ले जाना। मतलब छात्रों को मेयर कार्यालय ले जाएंगे, जो होते हैं ना, जो एक तरह से नगर में जो होते हैं, शहरों में मेयर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कहते हैं इनको इंग्लिश में। तो चेयरमैन के ऑफिस में हम ले जा सकते हैं, और दूसरा सेमिनार में भाग लेने के लिए कह सकते हैं। तो पहला और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी। एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा का उत्पादन सिखाने की योजना बना रहा है। बेहतर वैचारिक समझ के लिए इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सा विषय कवर किया जाना चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले क्या समझाना पड़ेगा, तो इससे पहले हमें समझाना पड़ेगा वायुदाब, एयर प्रेशर। भाई एयर प्रेशर जो होता है, अब क्योंकि जो पवन ऊर्जा विकसित होती है, पवन ऊर्जा का जो उत्पादन होता है पवन चक्की से, उसमें एयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जब अगर हम एयर प्रेशर समझाएंगे, तभी हम ये पवन ऊर्जा का कंसेप्ट अच्छे से समझा पाएंगे। छात्रों को यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रासंगिक होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी अमेरिका में दास प्रथा पर चर्चा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दास प्रथा एक तरह से वही है कि जो अफ्रीकी अमेरिकी आकर के बसे हुए हैं ना, उन पर ये लागू होती है। छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न या गतिविधि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देगी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली प्रमुख घटनाओं की समय रेखा बनाएं। तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर हम समझा रहे हैं, तो हम एक तरह से समय रेखा बना सकते हैं, टाइमलाइन बना सकते हैं, जो एक तरह से, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले बाकी और भी आंदोलन हुए थे। तो टाइमलाइन जब हम बनाएंगे सीक्वेंस से, भाई कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, तो एक तरह से सारे मूवमेंट वो जान लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम पूरा कवर हो जाएगा उससे। कक्षा में एक छात्र कहता है, संविधान पानी और स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कथन करते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का उपयोग करता है। तो ये हो जाएगा कारण और प्रभाव, कोज एंड इफेक्टिव रीजनिंग का यहाँ पर यूज हुआ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय की समझ छात्रों को यह समझने में मदद करने के लिए वांछनीय है कि बिजली उत्पादन के कुछ स्रोत नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय क्यों हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक चक्र। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है बिजली उत्पादन। आपने देखा होगा जो विद्युत का जो उत्पादन होता है बिजली का, उसके लिए कुछ हम नवीकरणीय स्रोत यूज करते हैं, कुछ गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय में जैसे वही हम कोयला यूज करते हैं, कोयले से विद्युत उत्पादन होता है। नवीकरणीय में जैसे कि हम पानी का यूज करते हैं, तो हम कई सारी चीज़ों से बिजली बनाते हैं। तो इसमें वही है कि प्राकृतिक चक्र के थ्रू हम समझा सकते हैं एक तरह से, मतलब प्राकृतिक चक्र जो है,
प्राकृतिक चक्र की अगर उनको समझ होगी कि भाई जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब देखें जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा होती है, जो हमें समुद्र से ऊर्जा मिलती है, तो अब ये तो नेचर ने दी है ना चीज़ें, तो इनसे हम विद्युत उत्पादन करते हैं, तो वो फ्री में मतलब ऐसे तो खर्चा लगता है अगर मशीनरी वगैरह लगती है, लेकिन जो सोर्स है वो तो हमारे पास फ्री है ना। तो एक तरह से अगर नेचुरल साइकिल्स वो जानते हैं तो ये चीज़ें भी वो समझ पाएंगे। एक समाज विज्ञान शिक्षक चाहता है कि छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति पर लेख पढ़ें और समझें। हालांकि इसके लेखक रिश्वतखोरी के आरोपी नौकरशाह हैं, इसलिए शिक्षक आश्चर्य करते हैं कि इस लेख का उपयोग कैसे और कहाँ करें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे जिम्मेदार दृष्टिकोण है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय अकादमिक योग्यता पर लेख चुनना चाहिए। मतलब है ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में। देखो हमें मतलब बच्चों को कहना है कि भाई इस्पात उद्योगों के लिए पुरानी नीति पर लेख पढ़ो और समझो, लेकिन जिसने वो लेख लिखा है ना तो वो उसकी जो छवि है ना एक तरह से ख़राब है भाई, रिश्वतखोरी वगैरह की। तो हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि भाई तुम उस पर ध्यान मत दो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बल्कि उस कंटेंट पे ध्यान दो जो तुम्हें चाहिए। जैसे कि इस्पात उद्योगों के लिए पुरानी नीति, तो इस पर आपको लेख पढ़ना है और समझना है। आपको उस इंसान से क्या लेना देना जो जिसने वो लेख लिखा है, आपको तो उस टॉपिक से मतलब है। तो ये चीज़ इसके लिए 3rd पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हाइड हो गया है कि आप अपने छात्रों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं जहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक चिन्ह पहने हुए हैं और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल के अंदर धार्मिक चिन्ह नहीं पहनने चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि ये धर्मनिरपेक्षता का कृत्य है, क्या ये धर्मनिरपेक्षता का कृत्य है, पूछता है प्रिंसिपल से। तो तकनीकी रूप से सही उत्तर क्या रहेगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, मतलब प्रिंसिपल का जो बयान है वो धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है कि वो चाहती हैं भाई हम किसी एक धर्म को सपोर्ट ना करें, इसलिए प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि यहाँ पर आप कोई धार्मिक चिन्ह नहीं पहन सकते। धार्मिक चिन्ह से मतलब मान लो कोई सिख जो है वो पगड़ी पहन कर आ गया, या कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम लड़कियाँ पहनती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिजाब, पता नहीं मुझे नाम भी ध्यान नहीं आ रहा। तो मतलब एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को वो सपोर्ट कर रही है जो प्रिंसिपल है। हालांकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अब देखो दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो धार्मिक चिन्ह पहन भी सकते हैं जो कि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने एक चैप्टर में पढ़ा भी था, ये धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर में। वैसे तो धर्मनिरपेक्षता ये चीज़ है कि भाई किसी को अपना कोई धर्म का सिंबल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया गया है ना उसमें ये बात कही गई है कि भाई अगर ज़रूरी है तो पहन सकते हैं। जैसे सिख के लोग जो हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो वैसे ही। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इतिहास शिक्षक अपने छात्रों को राजा अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक के स्तंभ। तो अशोक के स्तंभों पर ये लिखे हुए हैं अशोक के जो संदेश हैं एक तरह से। तो यहाँ पर मतलब धर्म की शिक्षाएं उसने दी हैं, उसको ही कहा जाता है धम्म। तो धर्म को धम्म कहा जाता था इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में उसने लिखे हैं। तो यहाँ पर 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा ये, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय को लागू करने के लिए प्रेरित करेगा? लागू करना मतलब एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है ना उसमें जो एप्लीकेशन स्टेप है उसकी बात हो रही है। ये आप शायद इनमें से कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसी वजह से कॉलम में दे दिया गया है। तो ये है एप्लीकेशन वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, किसी दिए गए देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष और गैर धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्गीकृत करें। भाई देखो किसी देश की जो है एक तरह से कुछ विशेषता दी गई है आपको, और उनको आपको एक तरह से कैटेगराइज करना है कि धर्मनिरपेक्ष कौन सी है और गैर धर्मनिरपेक्ष कौन सी है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, आत्मसात आपने कर लिया है, समझ लिया है चीज़ों को, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन की बात हो रही है 3rd ऑप्शन में, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जस्टिन अपने छात्रों की विक्रेता के दृष्टिकोण से
साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति की समझ का परीक्षण करना चाहते थे, और मतलब एक तरह से जो वीकली मार्केट होती हैं उसका नेचर कैसा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। दूसरा, तीसरा और फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पर ये सही होगा। भाई साप्ताहिक बाजार और स्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और उसमें अंतर करें। जब हम देखो एक तरह से वीकली मार्केट का जो है कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं भी कैसे होते हैं वीकली मार्केट्स, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, जो वीकली मार्केट हैं और जो परमानेंट शॉप्स होती हैं मार्केट में जो हमेशा खुली रहती हैं, तो मतलब हफ्ते के एक दिन बंद रहती हैं बस वो, तो उनमें हम तुलना कर सकते हैं और हमें डिफरेंस देख सकते हैं भाई क्या अंतर है और क्या उनमें समानताएं हैं। दूसरा है, क्या साप्ताहिक बाजार के हिस्से के रूप में आपको एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है, क्यों या फिर क्यों नहीं? तो ये प्रश्न हम कर सकते हैं। और तीसरा है, क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत अधिक बढ़ा सकता है, क्यों बढ़ा सकता है और क्यों नहीं बढ़ा सकता है? ये भी क्वेश्चन जो है एक तरह से इस वीकली मार्केट के नेचर को समझने में मदद करेगा, क्योंकि देखो वीकली मार्केट में जो है ना ज़्यादा कीमत बढ़ा नहीं सकता कोई, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। एक शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र ये समझें कि इतिहास की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कम से कम प्रासंगिक होगा? ध्यान रखना, कम से कम प्रासंगिक होगा, ये पूछा है हमसे। तो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। सेकंड में आपके 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, पहला, तीसरा और चौथा। तो छात्रों से किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में 2 अलग अलग शताब्दियों में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें, तो ये कम प्रासंगिक रहेगा। और एक है इसमें तीसरा, छात्रों से एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें, और छात्रों से शासित देश के एक इतिहासकार और शासित देश के एक इतिहासकार द्वारा उपनिवेशीकरण के बारे में विवरण पढ़ने के लिए कहें। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का उद्देश्य हमें एक तरह से ये प्राप्त करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि छात्र जो हैं लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। मतलब भाई लोकतंत्र में मीडिया का जो रोल होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, उसके बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये बच्चे सीख लें। तो इस सीखने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न परीक्षण करता है? तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए? ये क्वेश्चन से एक तरह से हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को कितनी समझ हो गई है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई नाम दिया गया है रोज, शायद रोज अपनी कक्षा से पूछती है क्या होगा यदि मनुष्य पूरी दुनिया के लिए अलग अलग समय क्षेत्रों के बिना एक ही घड़ी रखने का फैसला करे। तो 4 छात्रों ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो 4 छात्रों ने उत्तर दिए। अब ये हमें सीक्वेंस में लगाने हैं कि किस तरह से इनका सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 4। पहले आ जाएगा सेकंड कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा, और फिर आ जाएगा तीसरा, विश्व के सभी भागों में दिन और रात एक साथ होंगे, और देशांतर अब किसी काम के नहीं रहेंगे कि भाई जब, क्योंकि एक ही समय क्षेत्र रखना है, तो मतलब अलग अलग समय क्षेत्र हैं अभी तो 24 समय क्षेत्र है ना पूरी पृथ्वी पर, तो वही है। और फिर आ जाएगा फोर्थ, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी, तो कुछ के लिए 7 बजे होगी, और कुछ के लिए 10 बजे होगी, तो कुछ के लिए 11 बजे होगी। तो मतलब इसी तरह से आगे भी हो जाएगा। तो मतलब किसी के लिए सुबह किसी टाइम होगी, किसी के लिए सुबह किसी टाइम होगी। तो ऐसे मतलब अंतर हो जाएगा टाइम में, और बहुत ज़्यादा टाइम मतलब बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी तो सबको पता है सारा सिस्टम समय क्षेत्रों की वजह से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस लगा देंगे इसका। यहाँ पर इंग्लिश में भी है, अलग अलग इसलिए रखना पड़ा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, छोटा फॉन्ट हो जाता ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गए हैं एप्लीकेशन बेस्ड ब्लूम की टैक्सोनॉमी से, कॉग्निटिव डोमेन का जो स्टेप्स हैं, तो ये है एप्लीकेशन वाला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बी, डी और ई। देखो एप्लीकेशन मतलब कि जब आपने चीज़ों को समझ लिया, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि भाई मान लो हम उसकी बात करें, जैसे ये आपका देशांतर लाइनों का होता है ना, टाइम का कंसेप्ट मान लो आपने समझ लिया। भाई अब आपसे पूछा जाए कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था कि 45 डिग्री में मतलब देश अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 2 बजे हैं तो 45 डिग्री पश्चिम में कितना टाइम होगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे ना टाइम को, तो वो क्या होगा, एप्लीकेशन होगा।
वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बी, डी और ई ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें कि एप्लीकेशन आपको करना है, जो चीज़ आपने समझ ली है, आत्मसात कर ली है। तो एक तो है कि आपके परिवार के प्रबंधन में लोकतांत्रिक सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता है, और आपके विद्यालय की गतिविधियों में लोकतांत्रिक सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है। थर्ड है 12.5 लाख पुरुषों और 13.45 लाख महिलाओं की जनसंख्या वाले क्षेत्र का लिंगानुपात क्या है। अब जब आपको लिंगानुपात का समझ में आएगा कंसेप्ट कि भाई लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, सेक्स रेशो कैसे निकालते हैं, तभी तो आप निकाल पाओगे, अप्लाई तो तभी कर पाओगे ना जब कैलकुलेट कर पाओगे उसको, तो मतलब जब समझ पाओगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी, डी और ई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।